oxidation state of an element, oxidation state of an element is defined as, oxidation state of an element is defined as the charge on that, as the charge on that element, the charge on that element when, the charge on that element when it attains the, when it attains the, when it attains the inert gas configuration, when it attains the inert gas configuration, when it attains the electron gas configuration. For example, एक बनाओ सोडियम के लिए, सोडियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, जो भी चार्ज उसके ऊपर आ रहा है वो लिख लो। हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +1। ठीक है, मैग्नीशियम की निकालो, 1 बाय 1 निकालना। पहले मैग्नीशियम +1, फिर मैग्नीशियम +2। हो गया? तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट नहीं है, तो पहले रिमूवल ऑफ एक इलेक्ट्रॉन करोगे, क्या बनेगा? Mg पॉजिटिव। Mg प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। अभी भी इनर्ट नहीं है, तो इनर्ट करने के लिए फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या बनाएंगे? Mg+2 बनाएंगे। Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है सर? 1s2 2s2 2p6 होता है। ये क्या 2p6 वाला कोई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या? किसका होता है ऐसा? किसका? नियॉन का। तो दिस इज इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी अभी डेफिनेशन में क्या लिखा? द चार्ज ओवर एन एलिमेंट when it attains the inert configuration, that particular charge is called। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। एक एग्जांपल एल्यूमिनियम का कर लो। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है सर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। पक्का? सोच लो, फिर बाद में मत कहना ये गड़बड़ हो गई। यही है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है एल्यूमिनियम का? वेरी गुड, याद होनी चाहिए ये तो कम से कम। बोरॉन का कितना होता है? कुछ भी बोल देते रहते हैं। हाँ, 5। नाइट्रोजन का? ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम। ठीक। तो एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p0। ये तो किसी काम का नहीं है हमारे। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? Al+2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s1।
एक और निकाल देंगे अगर, तो ये बन जाएगा Al+3 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s0 3p0। और अगर ऐसा हो गया, ये पूरा नहीं लिखा है मैंने, चाहो तो पूरा लिख सकते हो, ठीक है, ये लास्ट का लिखा है, बाकी पूरा तो वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये इनर्ट की तरह है? अगर ये इनर्ट के जैसा है तो यही क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। इनर्ट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है सबको? इनर्ट कन्फिग्रेशन क्या होता है? पहले वाले में होता है 1s2, फिर होता है 2s2 2p6, फिर क्या होता है 3s2 3p6, फिर 4s2 4p, इसमें 3d10 भी आएगा, ठीक है, sdp होता है ना, तो ये ओरिजिनली ऐसा होगा 4s2 3d10 ऐसा कुछ, ठीक है, sdp होता था ना, अगला भी sdp तो होता है शायद, 5s2 3d10 4p 5p6 हो जाएगा, अच्छा 4d10 5p6, फिर क्या आता है sfdp 6s2 4f 14 5d10 6p, तो ये होते हैं इनर्ट कन्फिग्रेशन। ऐसा अटेन करना होता है, मतलब तुम इस पर फोकस मत करो, तुम इतना ध्यान रखो 6s2 6p6 5s2 5p6 4s2 4p6 3s2 3p6 होने चाहिए, बाकी खुद ही बढ़ जाते हैं फिर, ठीक है। खाली s और p फुल होंगे जिसमें, और कुछ नहीं होगा उसके आसपास, वो इनर्ट है। ये देखो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 इनर्ट है, इनर्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब थोड़ा सा चेक करते हैं पहले क्या हो रहा है। देखो जब मैं मैग्नीशियम को मैग्नीशियम प्लस में ले गया हूँगा तो आयनाइजेशन किया ना मैंने, तो अगर मैं किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता हूँ तो इसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 हुई कि नहीं हुई? फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाला कि नहीं मैंने, तो इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है ना। तो अगली लाइन से लिखिए, यहाँ भी देखो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। चलिए लिखिए अगली लाइन से, मतलब इसी के अंदर पॉइंट बना के लिखना। इफ चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, if change in ionization enthalpy is greater than 16 electron volt, if change in ionization enthalpy is greater than 16 electron volt, then the lower oxidation number OR or state, lower oxidation state, then the lower oxidation number or oxidation state is considered to be stable, For example, ये बनाओ अगली लाइन से। ऐसे बनाओ, Na this gives Na plus, then Na plus this gives Na plus 2. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट, बेसिकली यूनिट होता है कुछ नहीं। डन। तो देखो जब इन दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पीज का डिफरेंस निकालते हैं तो ये आता है लगभग 42.7 के आसपास, ठीक है। अब ये बताओ कि दिस 42.7 इज ग्रेटर देन 12 और लेस देन 12। ये लगाना है 16, सॉरी ये लगाना है 16 से बड़ा है कि 16 से छोटा है? बड़ा है। तो अभी जो लाइन लिखी वो क्या कहती है? इफ द चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 की +2?
So it means +1 is stable. So +1 is stable. क्या सोडियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? ऑब्वियसली यस. तो यहाँ से ये प्रूफ होता है. +1. Then इसी में अगला पॉइंट लिखो. इफ चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, if change in ionization enthalpy is less than 11 electron volt, if change in ionization enthalpy is less than 11 electron volt, change in ionization enthalpy is less than 11 electron volt, then higher oxidation state becomes stable. For example, देखो ये मैग्नीशियम भैया है, तो इनके पास भी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 होगा. पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी लगेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा होता तो तीसरे के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 3. इसके लिए भी क्या निकालो? डेल्टा आई ई निकालो. अब कितना आएगा तुम्हें क्या पता? मैं बता देता हूँ. 7.2 आता है. अब बोलो 7.2 इज ग्रेटर देन और लेस देन 11? लेस देन 11. तो इफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन 11 तो विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, हायर और लोअर? हायर क्या है? +2. तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या? मैग्नीशियम की +2 होती है. बस ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी याद रखना. MCQs में आएगी, उससे ज़्यादा तो क्या ही आएगा. बट हाँ, अगर कभी पूछ दे आयनाइजेशन एंथैल्पी की एप्लीकेशन तो वहाँ बड़ा प्यारा पॉइंट है ये. डन. व्हाट इफ 11 और 16 के बीच हो? ग्रेटर देन 16 लोअर, लेस देन 11 हायर, इन दोनों के बीच हो, है ना? लिखिए, इफ द चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा पॉइंट है, इफ द चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, इफ द चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी lies between 11 and 16 electron volt, if the change in ionization enthalpy lies between 11 and 16 electron volt, then the stable oxidation state is identified by using electronic configuration. मतलब इस तरीके से, ऐसे, जिसमें स्टेबल आ रहा होगा उधर से निकालेंगे. फिर बाकियों में यूज़ नहीं करना होता. बाकियों में आई अगर तुम्हारे पास है तो निकाल सकते हो, पर इसमें निकालना पड़ेगा. लाइक एल्यूमिनियम. तो देखो फॉर एग्जांपल जब हमने एल्यूमिनियम के लिए ये डिस्टेंसेस निकाली, डेल्टा आई निकाला था, तो एल्यूमिनियम के लिए, फॉर एल्यूमिनियम डेल्टा आई ई आया था लगभग 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, विच इज़ ऑब्वियसली इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर थिंग 11 एंड 16. तो हमने फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकाला. ठीक है, तो चाहो तो एज एन एग्जाम्पल यही दोबारा बना सकते हो, यही वाला. ठीक है, इसमें डेल्टा आई ई का वैल्यू कितना आता है? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है. एंड दैट्स वाई जिसमें स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसको मानेंगे. तो इसमें ये इनर्ट है तो इसको मानेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर ये स्टेबल होता तो इसको मानते, ये होता तो इसको मानते. हायर और लोअर का गेम इसमें नहीं लगता. ठीक है, तो अगर कभी आयनाइजेशन एंथैल्पी गिवन होती हैं तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक नहीं करना होता.
पहले ये देखना होता है कि भैया 16 से बड़ी है, 11 से छोटी है, या इनके बीच में है। अगर इनके बीच में है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से चेक करो। नहीं है, 16 से बड़ा है, मान लो जैसे तुमने सोडियम का केस लिया, मैग्नीशियम का देख लेते हैं, मैग्नीशियम का केस लिया। मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी गैप निकालो। गैप निकाल के कितना आएगा, 11 से कम, और 11 से कम आ रहा है अगर 7.2 वाला, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो सीधे सीधे, ठीक है। इनर्ट चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी वहाँ से मिलेगी तुमको, निकालनी नहीं है तुमने, चिंता मत करो, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे, एप्लीकेशंस की तरह है ये। मतलब अगर तुम कभी लैब में बैठ के काम करोगे तो इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, ये इसका कहने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला लिखिए। क्वेश्चंस की ज़रूरत तो नहीं है, चलो अगला पॉइंट बना के लिख लो। ये थोड़ा अच्छा है, इसको लिखो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट, number of valence electrons in an element is equal to the lower ionization enthalpy या ionization potential is equal to the number of lower ionization enthalpy या ionization potential is equal to the number of lower ionization potential values before first high jump, first high jump देखो, तभी थोड़ा ऊटपटांग है, अभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। फर्स्ट हाई जंप, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है सुनना, ये इसमें से तो कुछ नहीं उतारना है ना, उतार दिया सारा। चलो क्वेश्चन ही बना लो, क्वेश्चन लिखो। इफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स, या सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हो, मतलब पहली दूसरी तीसरी ऐसे। इफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स ऑफ एन एलिमेंट, इफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स ऑफ एन एलिमेंट is 14, 35, 75, 90, 180, if ionization potentials of an element are 14, 35, 75, 90, 180, then element is और तुमने एलिमेंट पहचानना है कौन सा है। अब बोलो, इन चारों में से किसके लिए ऐसा है, किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ये होती है, दूसरी ये होती है, तीसरी ये होती है, चौथी ये होती है, और पांचवी ये होती है। इतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी याद करके जाओगे अगर से, अब ऐसे नहीं तो देखो क्या होता है। क्या तुम्हें इतना पता है कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाए तो ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। मानते हो इतना? अगर कहीं से किसी के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी कि नहीं इलेक्ट्रॉन निकालने में। स्टेबल कन्फिग्रेशन है मतलब इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक हो गया है। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम, या बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो देखते रहो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कितने एनर्जी लगी, 14 की। दूसरा निकालने में, फिर दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाई जंप। अब एक चीज़ सोच के बचाना, जब सब थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे तो ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा होगा?
क्योंकि स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गया होगा चौथा इलेक्ट्रॉन निकलते ही। देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो अगला निकालना थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है, फिर तुमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, थोड़ा और मुश्किल हो गया तीसरा निकालना, फिर तुमने तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, चौथा निकालना और मुश्किल हो जाता है। ये तुमने पढ़ा है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज बढ़ती जाती हैं। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए अगर तो साइज़ थोड़ा छोटा हो गया होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, चौथा निकालना और मुश्किल है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो 5वें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो 5वां निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बाकियों के कंपैरिजन में। इसका मतलब 5वां इलेक्ट्रॉन देने का मन नहीं है भैया का। और ऐसा कब? जब 4 निकालने के बाद ये कैसा हो गया होगा? स्टेबल हो गया होगा। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये स्टेबल हो गया है तो ये 5वां देगा ही नहीं तुमको। 5वां देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, देखो 90 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वरना क्या होता है 75 से 90 होता, 90 से 120 130 तक जाता, कहाँ पहुँच गया देखो 180। फर्स्ट हाई जंप। तो अब क्या लिखा है वो पढ़ो, पूरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल्स वैल्यूज बिफोर द फर्स्ट हाई जंप। फर्स्ट हाई जंप से पहले कितनी वैल्यू हैं? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सो जिसकी भी ये आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, और ये 4 निकालते ही वो स्टेबल हो जाएगा। सो नाउ चेक, इनमें से किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं? द आंसर इज सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। ऐसे भी छोड़ दो, ऐसे बताओ 2, 8, 1। सिलिकॉन का बताओ 2, 8, 4। पक्का? कार्बन का तो नहीं होता ये। मैग्नीशियम का बताओ 2, 8, एल्यूमिनियम का बताओ। अब चेक करो किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। सो आंसर इज, समझे क्या मतलब है इसका? इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा ऊटपटांग सा स्टेटमेंट है जो हमने लिखा है, बट फर्स्ट हाई जंप से पहले जितनी भी पोटेंशियल वैल्यूज़ दी हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यही इतनी ही वैल्यूज़ वैलेंसी का मतलब होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितनी वैल्यूज़ दी हुई होंगी पहले हाई जंप से पहले। एक क्वेश्चन और करेंगे, ट्राई करते हैं वहाँ से भी समझने का। अगला क्वेश्चन ये है, दीज आर द आईपी वैल्यूज़, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, IE1, IE2, IE3, IE4। किसी एलिमेंट के लिए ये उसकी IE's वैल्यूज़ हैं। तुमसे पूछ रहा है बताओ भैया A, B, C और D में से मोस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सा होगा उसके लिए। आराम से करो फिर बताओ आंसर। मिल गया? कौन सा होगा? सोचो। पहले देखो फर्स्ट हाई जंप कहाँ पे आ रही है। ये तो फर्स्ट हाई जंप से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 या 2? इसको भी गिनेंगे ना। देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी लगी होगी, दूसरा निकालने में इतनी लगी होगी, तीसरा निकालने में मुश्किल आई। इसका मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन देने का मूड नहीं है। तीसरा देने का मूड नहीं है तो वैलेंसी में 2 ही है इलेक्ट्रॉन। तीसरा इलेक्ट्रॉन अंदर है, सेल के इनर्ट कन्फिग्रेशन में है। तो इनमें से देखो कि किसके तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, 2 निकालना आसान है।
देखो इसके तो 6, ये तो निकलेगा ही नहीं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मुश्किल ज़्यादा आ जाएगी। इसमें देखो ये 2 अगर निकल जाएँ तो स्टेबल हो जाएगा ना, तो मतलब यही है वो। इसमें देखो 5 है, 5 के 5 निकाल सकते हो बाहर। इसमें एक देना ईजी है। मतलब सिंपल क्या है, फर्स्ट हाई जंप से पहले कितनी वैल्यू दी है वो गिन लो, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फिर ऑप्शंस में देख लो किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 2 8 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका 2 है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 में 2 और 5 5 2 7 हो गए। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिया हमने। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें 2 है वही आंसर है, तो 2 वाला मिल गया हमको। ऐसे चेक करते हैं। तो ये थोड़ा ऊट पटांग इसीलिए हो जाता है, थोड़ा अजीब सा दिखता है ये, बाकी ऐसा कुछ है नहीं खास। ठीक है, ये खाली एमसीक्यूज में काम आता है तुम्हारे, कि अगर कभी आयनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पीज का वैल्यू दिया हुआ हो तब ऐसा करना होता है। ठीक हो गया, कर लोगे इतना भी। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल दी हुई हो तो सिंपल ये गिनना कि कहाँ पे फर्स्ट हाई जंप आ रहा है, उससे पहले कितनी वैल्यूज़ की हैं। फर्स्ट हाई जंप यहाँ पे आया तो 1 2 3 4, तो जिसका भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आंसर होगा। इधर 1 2 के बाद जंप आ रहा है तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसके भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास के अंदर नहीं पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, ये तुम्हें स्कूल्स में या क्लासेस में नहीं मिलेंगे पढ़ने के लिए, बिकॉज दीज आर नॉट अ रेगुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगली हेडिंग बनाइए अब। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरा हो गया हमारा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन इट। हाँ, डी ब्लॉक के अंदर कुछ पीरियड्स और ब्लॉक्स को हमने छोड़ा हुआ है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं होते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर 12 का डीएनए ब्लॉक ही है, तो वहाँ वही सब पढ़ना होता है, इसीलिए यहाँ नहीं दिया है ज़्यादा। ठीक है, केवल डी ब्लॉक में साइज़ जो है वो दिया है, तो वो तुम्हें याद रखना है। एक बार मुझे रिकॉल करा दो, मैं मान लूँ कि तुम्हें याद है। सक यही होता है ना। अब बोलो, इन साइज़ों में सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है? चलो छोड़ो, ऑर्डर ही बता दो मेरे को। इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा साइज़ किसका है? एससी या टीआई? टीआई का साइज़ बड़ा है, ऐसा? फिर ये होता है, 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 फिर ये होता है। यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है? उल्टा होता है। बुद्धिजीवी हो, क्या फ़ायदा है पढ़ने का हैं जब तुम्हें इतना याद नहीं हो रहा। कुछ बोला था फेको नहीं याद करने को, हाँ इसीलिए था। मेन डी ब्लॉक का एटॉमिक साइज है वही उड़ गया है तुम्हारे दिमाग से। क्या होता है? यहाँ तक कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? जेड इफेक्टिव। इधर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? सिग्मा। इन दोनों में जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा बिकम्स इक्वल। खाली थोड़ी लिखा था वो, इसके लिए लिखा था। एक सिंपल सी लाइन बोली तुमको फेको नहीं याद रखना करके, वही दिमाग से उड़ गई है तुम्हारी। एन आई क्यों हो रहा है? एन ही क्यों हो रहा है यहाँ पर बार बार? परसों वाले में भी एन ही लिख दिया था शायद मैंने, है ना। हाँ, तो ये फेको नहीं याद करने को बोला था तुमको। क्यों बोला था? कॉज इनका साइज क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, समझे। अब यही भूल जाओगे तो फिर कैसे होगा? ये तो मेन बीच बीच में आने वाले सिंपल डायरेक्शनल केसेस हैं। सीधा पूछता है इसमें, वाई द फेकोनी हैविंग द इक्विवेलेंट साइज, वाई द कोबाल्ट हैविंग द सेम साइज विद निकल एंड आयरन बट नॉट विद द कॉपर, या वाई कोबाल्ट एंड निकल हैविंग सेम साइज बट नॉट निकल एंड कॉपर। तो उसमें ध्यान रखना है कि भैया निकल से कॉपर में आने में सिग्मा जो है वो तुम्हारा किस में चला जाता है? डोमिनेंस में चला जाता है। बट अगर कोबाल्ट और निकल के बीच में देखेंगे तो सिग्मा और जेड इफेक्टिव का वैल्यू बराबर होता है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, बताओ ऑर्डर ही भूल जा रहे हो तुम, फिर कैसे हो पाएगा? ऑर्डर याद करके चलने हैं। डन हो गया ना। चलो अब कुछ एक ट्रेंड जो पहले पढ़ चुके हैं हम, उसके बाद अगला ट्रेंड है। तो जो भी तुमने हेडिंग बनाई है लास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वाली, उसका अगला बनाओ। आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगला, ठीक है। पहला क्या था? एटॉमिक साइज। दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी था शायद ना, या कुछ और था? दूसरा क्या था? आयनाइजेशन एंथैल्पी था ना, ठीक है। तीसरी हेडिंग बनाओ। तीसरी है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट पहले समझो जो आगे चल के थर्मोडाइनमिक्स में, इक्विलिब्रियम में बहुत काम आएगा। हम केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, तो जिस भी चीज़ की हम स्टडी करते हैं उसे सिस्टम कहते हैं, और उसके बाद जो कुछ बच गया उसे सराउंडिंग कहते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द KMnO4, सो नाउ द KMnO4 सॉल्यूशन इज माय सिस्टम एंड ऑल द रिमेनिंग थिंग्स आर सराउंड। बाकी सब सराउंडिंग है। KMnO4 जिस बीकर में रखा है उस बीकर का पूरा एक सिस्टम बन गया है, बस हो गया। आज मैंने कहा आज हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, तो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर इज माई सिस्टम, और उसके चारों तरफ की बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, सराउंडिंग है। मैंने कहा आज हम केतली में उबलती हुई चाय की स्टडी करेंगे, तो दिस केतली इंक्लूडेड विद द चाय वगैरह, ये सब क्या हो गया, सिस्टम, और उसके बाहर जो कुछ है वो सब सराउंडिंग। मेरा सिस्टम था चाय, इट मीन्स केवल चाय की स्टडी होगी, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा बाहर का, तो बाहर जो कुछ है उसके बाहर केतली वाला डब्बा है, मेटल शीट, दिस इज़ द सराउंडिंग। कई बार हम इसको यूज़ कर देते हैं एजन चैम्बर, उसके बाहर से आग जलाइए, दिस आग इज सराउंडिंग। ढक्कन बंद करके प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दिस इज सराउंडिंग। केवल चाय सिस्टम है, उस पर इम्पैक्ट किस किस का पड़ रहा है वो देखेंगे। अब इससे क्या याद रखना है, सुनो, कोई भी चीज़ अगर सिस्टम में जुड़ेगी, कोई भी चीज़ अगर सिस्टम में जाएगी, जुड़ेगी, हम देंगे तो उसका साइन पॉजिटिव लेंगे। हमारा टारगेट सिस्टम था, सिस्टम में कुछ भी जाएगा तो प्लस, सिस्टम से कुछ भी बाहर आएगा तो बस हो गया। इससे ज़्यादा ना याद रखना है ना समझने की कोशिश करनी है। पूरे थर्मोडाइनमिक्स का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तुमको अगर तुमने ये समझ लिया। इसको समझने के लिए एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ तुमको। ये मान लेते हैं कोल है, कोयला है, ये जल नहीं रहा था, तो मैंने जलाने के लिए 20 किलो कैलोरी एनर्जी इसको दी, तो बोलो प्लस लिखूं या -20 किलो कैलोरी। इस कोल ने जलने के बाद खुद गर्मी देना शुरू कर दिया, और अब ये मुझे 40 किलो कैलोरी की गर्मी दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो बोलो साइन क्या लिखूं? क्या इसमें कोई समस्या है तुमको? अभी सुनना, देयर आर सम रिएक्शंस कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देयर आर सर्टेन रिएक्शंस कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक क्या होती हैं? जिसमें एग्जिट होता है, हीट कहाँ आती है? अगर हीट बाहर आएगी तो साइन विल बी। एंडोथर्मिक में क्या होता है? हम देते हैं, सिस्टम को मिल रही है या बाहर निकल रही है? हम दे रहे हैं, भले ही हमसे माइनस हो रही है, पर हम थोड़ी हैं सिस्टम। हम जिसे दे रहे हैं, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, वो है सिस्टम। तो उसको मिल रही है कि हम छीन रहे हैं? मिल रही है, तो डेल्टा एच इज हो गया। क्यों आया, कहाँ से आया, छोड़ दो ना, क्या करना है तुम्हें। पूरा थर्मोडाइनमिक्स क्लियर हो जाएगा भैया। देखो, इफ अ सिस्टम इज हैविंग एंट्रोपी, रिलीजिंग द एंट्रोपी, क्या हो जाएगा साइन? अगर कोई सिस्टम रिलीज करता है एंट्रोपी, बाहर निकालता है, तो क्या होगा? अगर कोई सिस्टम इन करता है एंट्रोपी, तो हालांकि इसके बारे में बाद में बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन करनी है। अगर एक सिस्टम कोई काम करता है, सिस्टम कोई काम करता है, तो बाहर निकला कि अंदर जुड़ा? तुमने काम किया तो एनर्जी निकलेगी कि अंदर जुड़ेगी? निकलेगी ना। अगर सिस्टम कोई काम करता है तो नेगेटिव, सिस्टम पर कोई काम होता है तो समझो। डेल्टा जी क्या है बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए नहीं, छोड़ दो उसको। अभी सिर्फ समझो प्लस कहाँ आएगा, माइनस कहाँ आएगा। इसके बाद थर्मोडाइनमिक्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्लस कहाँ लगाना है, माइनस कहाँ। सिर्फ सिस्टम दिमाग में होना चाहिए। सिस्टम कुछ नहीं है, जिसकी स्टडी कर रहे हो वो सिस्टम है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है सिस्टम क्या है, तो खुद को सराउंडिंग मान लेना। फिर देखना कि तुम एनर्जी दे रहे हो कि तुम्हें मिल रही है बदले में, तुम कोई काम कर रहे हो कि तुमको बदले में मिल रहा है। अगर तुम्हें मिल रहा है मतलब सिस्टम से बाहर निकल गया है, और तुम दे रहे हो तो तुम सिस्टम को ही दोगे हमेशा। सिंपल, ईजी नाउ। अभी इससे हम कुछ प्रोसेस यहाँ समझेंगे, वो देखो। इसको ख्याल किनारे कर देते हैं। इसमें से कंसेप्ट दिमाग में रखना अपना, प्लस और माइनस और एंडो और एक्सो का। अब इधर आते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बेसिकली आइसोलेटेड गैसियस एटम, इतना पहले भी पढ़ा था कहीं। आइसोलेटेड गैसियस एटम के ऑब्वियसली आउटर मोस्ट में ही होता है। आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में,
या आउटर मोस्ट शेल थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, बिकॉज यहाँ पे फिर शेल कन्फ्यूजन हो जाएगा तुमको। कब? जब तुम ऑब्बाउ का प्रिंसिपल पढ़ते हो उसके हिसाब से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना 3d5 4s2 होगा, अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ जाएगा? 3d6 करेगा ना उसको, तो फिर तुमको होगा सर आउटर मोस्ट कहाँ हुआ? वो आउटर मोस्ट तो 4s हुआ, तो इसीलिए आउटर मोस्ट नहीं लिख रहा हूँ। आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या करना होता था? निकालना होता था। जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो एनर्जी देते थे कि ले लेते थे? तुम देते थे, तो बदले में तुमको इलेक्ट्रॉन मिलता था। इस बार सुनो, इस बार तुम्हें आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो मान लो कि ये भैया एटम है तुम्हारे, तुम इनको क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, बदले में ये तुमको कुछ देंगे। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ए विल रिलीज सम एनर्जी, ये तो कह रहे हो ना कि भैया ए को तुमने इलेक्ट्रॉन दिया है तो बदले में ए तुमको कुछ तो देगा। जब तुम ए से इलेक्ट्रॉन मांग रहे थे तो तुमने कुछ दिया था ए को, एनर्जी दी थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब इस बार ए तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ए को तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो वो भी तो तुमको कुछ देगा। तो वो तुमको क्या देगा? बहुत सुंदर बात है। जब कोई रिएक्टेंट एनर्जी रिलीज करता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सो या एंडो? तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कितनी सुंदर चीज़ें तुम्हें पता चल गई हैं। पर एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सोच के बताना। ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, ए नियॉन है, अब तुम उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो क्या वो तुमको बदले में एनर्जी देगा? क्या वो इलेक्ट्रॉन ऐड होने देगा? लेकिन मेरी मर्जी, इस बार मुझे ऐड करना ही करना है, तो क्या करूँगा? सोचो आराम से। नियॉन है, नियॉन को क्या इलेक्ट्रॉन लेने में कोई दिलचस्पी है? अगर नियॉन को मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका स्टेबल इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहाँ वो भैया खुश बैठा है 1s2 2s2 2p6 में, और तुम कह रहे हो नहीं भैया 3s1 करना है तेरे को, हमने ज़बरदस्ती, वो होना चाहेगा। तो क्या वो बदले में तुमको एनर्जी देगा खुश होके? फिर भी ऐड करना है तो क्या करोगे? इस बार तुम एनर्जी दोगे। तो कई बार एनर्जी तुम भी देते हो, कब? जब ये स्टेबल हो। और अगर तुम एनर्जी दे रहे हो सिस्टम को तो डेल्टा एच क्या होगा? और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसी? तो अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मेजरली एक्सोथर्मिक होता है, बट कभी कभी एंडोथर्मिक भी हो सकता है। इट मीन्स द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड और रिलीज्ड, दोनों हो रहा है ना, देखो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड और रिलीज्ड टू ऐड one electron or the electron at isolated gaseous atom is called electron affinity. Electron affinity can be negative as well as, अब मुझे ध्यान से सोच के बताना, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अगर किसी में इलेक्ट्रॉन देना किसी को आसान है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कि नेगेटिव? सोच के देखो उधर से। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देना आसान है, अगर कोई चाहता है उसे इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो बदले में वो तुमको एनर्जी देगा कि तुम दोगे? वो देगा, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाएगा। और इस केस में अगर सिस्टम एनर्जी तुम्हें दे रहा है तो एनर्जी इज़, जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन जोड़ना उतना आसान होता है। क्या ये आसानी से समझ में आ गया? The maximum negative value of electron gain enthalpy means the most stable configuration is going to be, जब तुम इलेक्ट्रॉन दोगे, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो सबसे ज़्यादा खुश होने वाला है जो तुमको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देगा। मीन्स मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जिसकी भी होगी वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सबसे ज़्यादा खुश होगा। लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ध्यान है, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होगा। उसमें भी सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका होता है? क्लोरीन का। फ्लोरीन का नहीं होता, क्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का क्यों नहीं होता सोचेंगे? फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन चाहता है उसे इलेक्ट्रॉन मिले, पर फ्लोरीन को मिल नहीं पाते क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करता है।
तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन लेना सबसे ईजी है। मतलब अगर तुम उसके पास इलेक्ट्रॉन लेके गए तो उससे ज़्यादा खुश पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं होगा। उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम लेके चले गए, उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं है, तो बदले में क्या करेगा, अपने गले की माला पकड़ के तुमको, समझ में आया? दैट्स टाइप ऑफ बिहेवियर शोज बाई क्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टाडीन सब यही करते हैं पूरे हेलोजन का अपने पूरे पीरियड में। अगर तुमसे कोई पूछे कि पूरे पीरियड में सबसे बढ़िया किसका होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, तो तुम कहोगे हेलोजन्स का होता है। नेगेटिव में सबसे बढ़िया होता है उनका, पॉजिटिव वाले खराब माने जाते हैं। लाइक सोडियम। एक बात बताओ, सोडियम क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन देना कि लेना? तुम कह रहे हो नहीं इस बार तो मैं देके जाऊंगा, और तुम सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन लेके गए, वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल कर तुमको देना चाह रहा है, और तुम कह रहे हो नहीं हमसे ले लो, वो लेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो उसका वैल्यू कैसा आएगा, क्योंकि तुमसे मांग रहा है वो एनर्जी। वो कह रहा है रख तो मैं लूंगा, बट भैया एनर्जी दो बदले में, फ्री में नहीं। ईजी नाउ। तो नेगेटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी। जिसके लिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता है, और जिसकी पॉजिटिव होती है उसके लिए मुश्किल होता है। समझ गए? यहाँ से एक्सो एंडो दोनों टाइप के आते हैं। क्लियर है इतना? पहले तो केवल ये बना लो, डेफिनेशन वगैरह सब लिखाऊंगा बाद में, ये समझने के लिए है तुम्हारे पास। दोनों कंडीशन है पॉसिबल है, और दोनों के लिए लिख भी देना। ये डेल्टा एच पॉजिटिव कब, जब ए इज स्टेबल। अगर ए ऑलरेडी स्टेबल है तो उस समय वो तुमसे एनर्जी मांगेगा, ठीक है? ऐसे ही नहीं दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो इट विल टेक सम एनर्जी फ्रॉम यू, तुमको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसको ऐसे लिख दो, एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों लेगा ये। और इस वाले केस में व्हेन ए इज अनस्टेबल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन के बदले तुमको क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा। समझेंगे अभी इसको और, बट अगर तुम्हें ये समझ में आ गया नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट, तो फिर मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। समझ गए ना? अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा है तो मतलब वो तुमसे बदले में एनर्जी मांगेगा। तो अगर तुम उसे एनर्जी दो तो एंडो या एक्सो? एंडो। अगर कोई बहुत खुश हो गया तुम्हारे इलेक्ट्रॉन देने से तो बदले में तुमको एनर्जी दे देगा, तो एक्सो। तो क्या एंडो एक्सो समझ में आ गया? तो कुछ रिएक्शन है हम लोग करेंगे। जैसे ये कर लो, फिर लिखना आइडेंटिफाई एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Identify the exo and endothermic reactions. ये रिएक्शन है, इसमें से एंडो और एक्सो पहचानो। ये कभी भी कोशिश मत करना कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को रट सकोगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न ऑल ऑफ देम विद अ सिंगल लाइन, नहीं होती हैं याद। इसीलिए सबको समझ के दिमाग में बैठा लेना है। अगर तुमने समझ लिया है तो कभी गलत नहीं होती हैं ये। तभी तो मेंडलीव ने इतनी मेहनत करी होगी, मोजले ने इतनी मेहनत करी होगी। डन? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पहले वाले में देख लेते हैं, फिर सोचेंगे। मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन देके मैग्नीशियम नेगेटिव बनाया तुमने, क्या मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था?
जबरदस्ती दिया ना तुमने, जबरदस्ती मतलब एंडो, तुमने दिया ना भैया, सिंपल, जबरदस्ती मतलब एंडो। अगला सोडियम सॉरी नियॉन, नियॉन लेना चाहेगा तुमसे किसी भी खुशी में नहीं यार, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं लेगा तो कैसा एंडो, जबरदस्ती दे रहे हो ना भैया, तुम ही एनर्जी भी दोगे इसको, एंडो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो लेना चाह रहा है ना, उसको तो एक और दो और खुश है वो, तो तुम अभी एक ही लाए हो, थोड़ी देर में एक और ले जाओ वो और खुश हो जाएगा, उसको दो चाहिए कम से कम, तुमने एक दी है कोई बात नहीं, एक भी अच्छी बात है। एक्सो रिलीज करेगा एनर्जी, खुश होगा, तोहफे देगा, समझे। अगला सल्फर, एक्सो। नाइट्रोजन, गधो, यही तो फंस जाते हो। नाइट्रोजन हैविंग हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस खुशी में लेगा तुमसे एक इलेक्ट्रॉन, या तो 3 के 3 दो, नहीं तो लेगा ही नहीं, एक देके स्टेबल बिगड़ नहीं जाएगा वो। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड स्टेबल था, 2p3 था, तो तुमसे लेकर के 2p4 क्यों बनाएगा वो, या तो 3 के 3 ले जाओ तब तो 2p6 बनाएगा, तुम कह रहे हो नहीं एक ही ले लो, स्टेबल की जगह अनस्टेबल हो जाओ, कैसी बातें कर रहे हो, लेगा क्या, जबरदस्ती देना पड़ेगा ना, तो एंडो। पर सोचो थोड़ी देर के लिए, नाइट्रोजन के पास मैं लेके गया 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा भैया ऐसा कर लूँ, अब बहुत खुश होगा भैया, एक साथ कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वही चाहिए उसको, तो फिर ओवरऑल एक्सो बट समहाउ एंडो, समझे। ऑल आर कंसेप्ट, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक एक्सेप्शंस, ऐसे में नहीं आते एक्सेप्शंस, ठीक है, सब कॉमन लॉजिक है। क्लोरीन एक ही तो चाहिए था, तुमने दे दिया, इससे खुश कौन होगा, अपने गले की मोतियों की माला निकाल के दे देगा तुमको एक्सो, एनर्जी सारी दे देगा तुमको। और अगर सिस्टम एनर्जी निकालता है तो इट इज़ नेगेटिव, पता चल रहा है एग्जाम में जाके तुम खुश हो रहे हो यार वो हमको कई सोना दे देगा मीन्स पॉजिटिव, ऐसा मत करके आना। सिस्टम कुछ भी बाहर निकाले तो नेगेटिव, उसको देखते हैं, उसका तो नुकसान हो रहा है ना, तो नेगेटिव। इधर पहला वाला एंडो, दूसरा वाला एंडो, कितने अच्छे लोग हो तुम, कह तो तुम ठीक रहे हो, एंडो एंडो टाइप, जो भी मतलब कह रहे हो एंडो एंडो जैसा, ठीक ही है। इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है, समझ में आया। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन का निकलना तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। अब बोलो आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ के आए थे हम अभी अभी। तो जब भी हमें किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है लाइक दिस, तो हम देते हैं एनर्जी या वो देता है, हमेशा हम ही देते हैं या कभी वो भी देता है, हमेशा हम ही देते हैं। और जब हम देते हैं तो जब भी हम दे रहे हैं तो क्या होती हैं, एंडो होती हैं। अभी बेसिकली ध्यान से सुनना, इसमें और इसमें आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं निकाली जा सकती, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जब हम इलेक्ट्रॉन दें, ये तो खुद हमको दे रहा है, तो ये केस आयनाइजेशन एंथैल्पी के हैं। और फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी बाकी कोई दिमाग नहीं लगाते थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब था ये, सोडियम था, तुमने कहा ऐसा करो सोडियम भैया ये ले लो थोड़ी सी एनर्जी और हमको क्या दे दो, इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर दे दो। तो इस केस में हमेशा तुम सिस्टम को एनर्जी दोगे, और जब भी तुम सिस्टम को एनर्जी दोगे तो क्या लिखते हैं उसको, एंडो। एंडो कभी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी आए वो सीधा एंडोथर्मिक है। लिखाया भी था क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी में एंडोथर्मिक, पहले जहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखाया था वहाँ पे मैंने एक बार, मुझे ध्यान है कि ऊपर पे मैंने लिख दिया था इट्स एन एंडोथर्मिक टाइप कुछ। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है कितना होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। क्या मैंने 2p3 को हाफ फील्ड बोला था, हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं। अगर हाफ फील्ड स्टेबल है, तुम एक इलेक्ट्रॉन लेके गए इसके पास, तुमने कहा भैया ये एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p4, या स्टेबल है क्या अनस्टेबल, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन, हाफ फील्ड वाला। तो क्या ये तुमसे इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल होना चाहेगा, तो इस टाइम पे ये एनर्जी तुमको देगा, खुश होगे, वैसे ही नहीं, तो तुमसे क्या लेगा, एनर्जी ले लेगा, तो एंडो हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ लेके गया, तो अब ये क्या बन जाएगा 2p, ये स्टेबल होता है कि नहीं, 2p 3 से भी ज़्यादा होता है कि नहीं, तो अब खुश हो जाएगा। तो अब तो सब कुछ गहने जवाहरात सब दे देगा, तो अब एक्सो है। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो एक्सो है, बट एक ही दे रहे हो तो एंडो है। फिर एक में नहीं मानेगा, एक में तो अनस्टेबल हो जाएगा वो। क्लियर हो गया इतना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कॉमन ट्रेंड फॉलो नहीं करती।
जहाँ जहाँ पे ग्लिच आते रहेंगे वहाँ वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव करते रहोगे तुम। जैसे सारे के सारे जितने हेलोजन्स हैं सबकी नेगेटिव होती है, फर्स्ट ऑर्डर सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड ग्रुप सारे पॉजिटिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब नॉर्मली पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इन सब में फर्क क्या पड़ता है वो सुनना। जैसे मान लो सोडियम को तुम इलेक्ट्रॉन देने गए, कोई बात नहीं, सोडियम एक बार को कह भी देगा, ठीक है यार दे दो कोई बात नहीं, 2s2 बना लेते हैं, खुश। मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन देने गए तो लेगा तुमसे वो? मैग्नीशियम ऑलरेडी 2s2 पे बैठा हुआ है, तुम और दोगे वो 2p1 हो जाएगा। 2p1 होना चाहेगा वो कभी भी? वो कहेगा अब तो चाहिए ही नहीं। सोडियम एक बार को मान सकता है, कोई बात नहीं, सोडियम में 1s1 1s2 2s1 चलना है, तुम एक दे दोगे तो 2s2 हो जाएगा, वो फिर भी खुश है, कोई बात नहीं, थोड़ा तो स्टेबल हुए हम, 2s2 स्टेबल कन्फिग्रेशन तो है, फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, इनर्ट भले ही नहीं है, स्टेबल तो है ना 2s2, तो वो फिर भी एक बार को तुमसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, थोड़ी सी एनर्जी ले लो, लाओ दे दो, कोई बात नहीं। मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं मानेगा, मैग्नीशियम का प्लस हो जाता है। ऐसे नाइट्रोजन का देखो चेंज आ गया, जबकि बाकी सारे नाइट्रोजन फैमिली के नीचे के मेंबर वो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं यार दे दो, कोई बात नहीं ले आओ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन नहीं मानेगा। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केसेस नहीं, ये रीजनेबल केसेस है, रीजन ढूंढ लो उसके बाद लिख दो। तो हम पढ़ेंगे सबके एक एक के लिए पढ़ेंगे कि किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, कौन से ग्रुप में क्या होता है, सब पढ़ना है। बट पढ़ने से क्या होगा अगर समझ में ही नहीं आया तो? एक बार अगर तुम समझ गए हो कि भैया प्लस कब होता है माइनस कब होता है, तो बस हो गया, तुम्हारे लिए सब आसान है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताऊंगा, तुमसे पूछूंगा स्टेबल क्या अनस्टेबल, तुम बोलोगे सर अनस्टेबल तो इलेक्ट्रॉन दे दो, स्टेबल तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, तो पॉजिटिव और माइनस हो गया वहीं से। तो ये ऑर्डर उसके बाद कुछ नहीं बचते हैं, इट इज क्वाइट ईजियर वन। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो बड़ी दिक्कत करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा आसान क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और रेडियस आराम से आ जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में ही नहीं आ रही होती है, कहीं पॉजिटिव लिखी है कहीं नेगेटिव लिखी है, क्यों लिखी है पता नहीं, ये प्रॉब्लम होती है इसमें। और फिर क्या लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब अगर मैं तुमसे कहूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर नेगेटिव का कि पॉजिटिव का, तो यहाँ पे होता है कन्फ्यूजन, ठीक है। उसी से बचने के लिए हम ये वर्ड ही यूज़ नहीं करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम लिखेंगे हायर नेगेटिव वैल्यू या हायर पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे यूज़ करेंगे ताकि वो और आसान हो जाए। और एग्जाम में हायर नेगेटिव हायर पॉजिटिव लिखना इज़ लेजिटिमेट, लिख सकते हो, वही सबसे अच्छा तरीका है। इंक्रीजिंग वैल्यू डिक्रीजिंग वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैं कहूँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में इंक्रीजिंग वैल्यू किस क्या होगी, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, कैसे लिखोगे? सबकी तो नेगेटिव है। नेगेटिव में इंक्रीजिंग क्या, ज़्यादा नेगेटिव या कम नेगेटिव? क्योंकि जो कम नेगेटिव है ज़्यादा तो वो है, बड़ी वैल्यू कौन है, जो कम नेगेटिव है। -10 और -20 में बड़ा कौन है, -10। तो इंक्रीजिंग वैल्यू क्या हुई, -10 -20 या -20 फिर -10? बट यहाँ -20 -10 से पहले आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव को पहले रखते हैं और बोलते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हायर नेगेटिव और हायर पॉजिटिव, कल करेंगे। चलो कल ये ऑर्डर याद करके ले आना सारे पुराने वाले, यहाँ क्योंकि कल MCQs होंगे और उसमें अब सारे क्वेश्चन यही आएंगे और यहाँ से भरे हुए क्वेश्चन है तुम्हारे।